खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका। मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को यह बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज हुई है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता फिलहाल बहाल नहीं की गई। तो ये बड़ी खबर आपको दे रही है। गुजरात हाई कोर्ट से भी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए थे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है। तो लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी थी। तो सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हें दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो गई थी। और इसी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी राहुल गांधी को राहत नहीं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका जो गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। तो मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने राहुल गांधी पर करारा वार किया है। शहजाद पूनेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सत्यमेव जयते। सत्र न्यायालय के बाद अब उच्च न्यायालय ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका चुभने वाले निष्कर्ष और अवलोकन करता है। राहुल गांधी एक सीरियल अपराधी हैं और ओबीसी समाज से माफी मांगने के बजाय कांग्रेस इसे बेशर्मी से जारी रखे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र देव का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी राजशाही मानसिकता वाले हैं, ये कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने। ओबीसी समाज से माफी नहीं मांग रहे हैं राहुल ने अहंकार के चलते माफी नहीं मांगी। न्याय व्यवस्था में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से। राजशाही मानसिकता वाले राहुल गांधी का अहंकार उन्हें ओबीसी समाज से माफी मांगने से रोक रहा है। तो स्वतंत्र देव सिंह ने ये ट्वीट करते हुए राहुल गांधी कि जिस तरह से पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट करके लिखा कि किस तरह से उनका अहंकार ओबीसी समाज से माफी मांगने नहीं दे रहा है। तो नामदार होने के कारण उन्हें न्याय व्यवस्था में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, ये भी कहा। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरनेम का ये पूरा विवाद, जहां उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि उनके पास कई दरवाजे खुले हुए थे, जिसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली है। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार राहुल गांधी की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जब ये सजा सुनाई गई थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अभी कई रास्ते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रास्ते बंद हो रहे हैं। अगला क्या कदम रहने वाला है कांग्रेस का और राहुल गांधी का? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से साल 2019 में कर्नाटक के कोल्लार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक जनसभा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उस बयान की कड़ी निंदा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी और खासतौर पे मोदी समाज के लोगों ने की थी। और सबसे बड़ी बात है कि उस दौरान बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने एक याचिका राहुल गांधी के खिलाफ कहीं ना कहीं कोर्ट में डाली। उसके बाद राहुल गांधी को बाकायदा वहाँ पे यानी गुजरात कोर्ट में जाना पड़ा और कहीं ना कहीं जब पेशी हुई राहुल गांधी को मौजूद रहना पड़ा। आपने देखा कि हाल ही में गुजरात कोर्ट ने सीधे तौर पे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, तब
कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने थोड़ी बहुत लेट लतीफ़ी जरूर कर दी, क्योंकि आपने देखा उस समय कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पे आक्रामक रूप से नजर आई और कहीं ना कहीं उस दौरान करीब 3 से 4 दिनों तक कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया। जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, सीधे तौर पे आपने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से चली जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और कोशिश करती है कि राहुल गांधी को निश्चित रूप से इस पूरे मामले में राहत मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी के लिए लगातार सुनवाई पर सुनवाई होती है और कहीं ना कहीं अगली तारीख मिलती जाती है। इसके साथ ही राहुल गांधी की जब सदस्यता गई, तो चूंकि राहुल जब भी किसी सांसद की या विधायक की सदस्यता जाती है तो उनका जो सरकारी आवास है वो उन्हें खाली करना पड़ता है। राहुल गांधी को भी इस पूरे मामले में उनका सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक नजर आई और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूर्णेश मोदी ने एक बार फिर से अपना पक्ष जो है गुजरात हाईकोर्ट में मजबूती से रखा, क्योंकि एक पुनर्विचार याचिका राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में डाली थी और कहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उन्हें राहत दी जाए, ताकि जो संसद की सदस्यता है संभवतः उन्हें लग रहा था कि शायद बहाल हो जाएगी अगर हाईकोर्ट राहत दे देता है तो। लेकिन हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को आज राहत नहीं दी है और निश्चित रूप से पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने गुजरात के खारिज कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं खटखटाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पूरी जो लीगल टीम है वो इस पूरे मामले को देख रही है। लगातार चर्चाएं होंगी और कहीं ना कहीं उसके बाद कांग्रेस पार्टी कोई फैसला ले सकती है। लेकिन एक बड़े झटके के तौर पर इस पूरे फैसले को कहीं ना कहीं गुजरात हाईकोर्ट के देखा जा रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो राहुल गांधी को कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ कदम रहने वाला है राहुल गांधी का। आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के सीमांत क्षेत्र दारमा के खटकोला नाले में बादल फट गया है। बादल फटने से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। फंसे हुए लोग आपसी तालमेल से सुरक्षित गांव पहुंच गए हैं। गांव के लोगों का आवागमन ट्रॉली के माध्यम से होता है, तो वहीं राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई है। तो फंसे हुए लोग सुरक्षित गांव पहुंच गए हैं। तो बादल फटने का ये पूरा मामला पिथौरागढ़ में देखने को मिला है। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं मौके पर राजस्व टीम पहुंची हुई है। धारचूला में ये बादल फटा और इस दौरान गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि लोग एक दूसरे की मदद से गांव पहुंच चुके हैं। फंसे हुए लोग सुरक्षित गांव पहुंचे हैं। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से धारचूला में यह बादल फटने का मामला सामने आया? देखिए, पिथौरागढ़ जिले का दूरस्थ इलाके जो धारचूला तहसील को जोड़ने वाला सीमांत क्षेत्र है, यह दारमा वैली है। इसमें घटकोला करके एक नाला बहता है, जिसके ठीक निकट एक बादल फटा है। बादल फटने से जल बहाव बहुत अधिक होने से रास्ता बह गया है। ये चल गांव एक पड़ता है। चल गांव की घटना है, जहां करीब 200 लोग चल गांव में हैं। उनका संपर्क मार्ग टूट गया है। अभी मौके को, रास्ते को साफ करने का प्रयास जारी है और लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, इसके प्रयास जारी है। प्रशासन हेली भी मौके के लिए भेज रहा है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बरेली के बिहारीपुर सौदागरना मोहल्ले में लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवार तोड़ने पर हंगामा हो गया। मोहल्ले के लोगों का आरोप था कि सार्वजनिक मंदिर को निजी बताकर संदीप शर्मा ने जमाल के हाथों बेच दिया है। कब्जा दिलाने के लिए तोड़फोड़ की मूर्तियां हटाने का प्रयास किया। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हंगामे के बीच पुलिस ने बिक्री करने वाले संदीप को बुलाया तो उनका तर्क था कि पूरे मकान की रजिस्ट्री उन्हीं के नाम थी और इसी आधार पर बिक्री की है। विवाद बढ़ता देख पुलिस 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो समुदाय विशेष के लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। श्रद्धालुओं के मंदिर में घुसने पर हंगामा किया। संदीप शर्मा के नाम व्यक्ति से बेचा ये मंदिर। तो दरगाह आला हजरत के लोगों को घर बेचा। तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा मंदिर का ये पूरा मामला। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सौदागरान का ये पूरा मामला है।
खबर नोएडा से है। नोएडा प्राधिकरण के खाते से ठगी का मामला। पुलिस की रडार पर प्राधिकरण के 20 अधिकारी हैं। पुलिस ने बैंक के 5 कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। करीब 20 बैंक खातों को पुलिस ने फ्रीज किया है। खातों में 3 करोड़ 80 लाख कराए गए थे ट्रांसफर। पुलिस की 5 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो फर्जी एफडी कराकर पैसा हड़पने का था पूरा प्लान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नोएडा प्राधिकरण के खाते से ठगी का मामला। पुलिस के रडार पर प्राधिकरण के 20 अधिकारी। और अधिक जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, नोएडा प्राधिकरण के खाते का ठगी का मामला यह सामने आया है, क्या जानकारी इस पूरी ठगी को लेकर, क्या कार्रवाई की जा रही है? लेकिन नोएडा पुलिस की 5 टीमें लगातार जुटी हुई हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना अधिकारी और कर्मचारी कम से कम 20 की संख्या में वो रडार पर हैं। साथ ही कुछ बैंक कर्मचारियों से, लगभग 5 कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए, जो आरोपियों के 20 बैंकों के खाते फ्रीज कराए गए हैं और खातों के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया कि 3 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे गुजरात, तमिलनाडु सहित दिल्ली एनसीआर तक। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। उधर नोएडा अथॉरिटी भी जांच करा रही है, क्योंकि सीओ जो ऋतु मैत्री, उन्होंने भी 3 सदस्य टीम बनाई है और कहीं ना कहीं जल्दी पूरे खुलासा होगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अथॉरिटी के पैसे को हड़पने का प्रयास किया गया और खाता खोलने के बाद जो देखा जा रहा है कि जो साइनिंग अथॉरिटी से शुरू हुआ प्लान, ये पूरा कहीं ना कहीं में पुलिस के अधिकारी और अथॉरिटी के अधिकारी जो जांच कर रहे हैं और जल्दी खुलासा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मेरठ की करेंगे, जहां पर सीसीएसयू में पार्टी के दौरान फायरिंग, आपसी कहासुनी के बाद भिड़े छात्रों के गुट, तो एक युवक घायल, अस्पताल ले जाया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां आपसी कहासुनी के बाद छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों के गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो सीसीएसयू में पार्टी के दौरान ये फायरिंग देखने को मिली है। तो आपसी कहासुनी के बाद भिड़े हैं छात्रों के ये गुट, जिसमें फायरिंग भी की गई और इसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला, जहां पार्टी के दौरान फायरिंग की गई। और अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से पार्टी के दौरान ये फायरिंग का मामला सामने आया? देखिए, सीसीएस का मामला, जिस तरह से छात्रों का जो गुट है वो 2 गुट आपस में पहले दारू पार्टी करते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं। लगातार देखा जाए, आए दिन इसी तरह की घटना मेरठ में देखने को मिलती है। उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतता हुआ नजर आता है। जो छात्र हैं ये इसी तरह से गुंडई करते हुए नजर आते हैं और पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। लगातार देखा जाए, जिस तरह से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में घटनाएं बढ़ रही है, छात्र वर्चस्व को लेकर के पहले वहां पर पार्टी करते हैं और उसके बाद वहां फायरिंग करते हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उन पर दबाव बनाने का काम करते। देखिए, शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से कृत्य देखने को मिलते, कहीं ना कहीं शर्मनाक है और इन छात्रों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्कूल प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन है, विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, उसका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे छात्रों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं और जो छात्र है उन पर भी लगाम लग सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर रायबरेली से है, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। रामपुर बघेल नया नाले पर बनेगा पक्का पुल, तो 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पक्का पुल। तो बघेल नया नाले बना है वहीं लकड़ी का। पुलिस न्यूज़ 1 इंडिया से प्रमुखता से दिखाई थी खबर। तो बघेल नैया नाले पर बना है लकड़ी का पुल। अब इसे पक्का पुल बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, किस तरह से ये लकड़ी का पुल बना हुआ था। ये लकड़ी का पुल बरसों पुराना है, जो कि मैं यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबको लगातार वर्षों से अवगत कराता था। और आज शासन ने मंशा पूरी करके 5 करोड़ रुपए का इस पुल का बजट पास कर दिया है और जल्द काम लगने जा रहा है। और
इस गांव के और क्षेत्र के लोगों की मांग शासन ने पूरी कर दी है। शुभकामनाएं देता हूं और जल्द लोगों को आने जाने के लिए पुल निर्माण होने जा रहा है। ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली के बिहारीपुर सौदागरा मोहल्ले में लक्ष्मी नारायण मंदिर की दीवार तोड़ने पर हंगामा हो गया। मोहल्ले के लोगों का आरोप था कि सार्वजनिक मंदिर को निजी बताकर संदीप शर्मा ने जमाल के हाथों बेच दिया है। कब्जा दिलाने के लिए तोड़फोड़ की, मूर्तियां हटाने का प्रयास भी किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ देखने को मिली। समुदाय विशेष के लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। श्रद्धालुओं के मंदिर में घुसने पर हंगामा भी किया। तो संदीप शर्मा नाम के व्यक्ति ने बेचा था ये मंदिर। दरगाह आला हजरत के लोगों को घर बेचा था। तो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा मंदिर का पूरा मामला। थाना क्षेत्र कोतवाली के मोहल्ला सौदागरन में एक मकान में इस तरह की सूचना आई थी कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ा जा रहा है और मूर्तियों को अपने स्थान से हटाया जा रहा है। तो इस संबंध में हिंदू संगठनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई और उस तहरीर को एक कमेटी बना दी गई CO City 1 की अध्यक्षता में, जो उसकी जांच करेगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी